गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम पहले कक्षा में बता चुके हैं और आज पाठ्यक्रम के अनुसार पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग आर एनिमल। तो जीवों में विविधता जो है, विविधता का अर्थ है विभिन्नता। विभिन्नता या कहते हैं अनेकता। अनेकता अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर इतनी विशाल संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं और इन जीवों में विशेष अंतर देखने को मिलता है और यह अंतर ही इनकी विविधता का प्रतीक है। जैसे आप जीवधारियों में आकृति, माप, रंग, रूप, स्वभाव, भाषा आदि चीज़ों में एक दूसरे से भिन्नता दिखाई देती है और यही भिन्नता विविधता का सूचक है। तो इस चैप्टर में यानी सजीव जगत की विविधता जो है, सजीव जगत की विविधता, इस विविधता के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जीवों में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि इनका रहन सहन, भाषा, बोलचाल, खान पान, पोषण आदि की विधियों में जो है अनेकों प्रकार के अंतर पाए जाते हैं और यही अंतर विविधता कहलाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आता है कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, यानी व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम सजीवों के जीवन में जो विशेषताएं देखते हैं वे उनके लक्षण हैं, वे उनके गुण हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हम उन्हें निर्जीवों से अलग पहचान करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हम उन्हें जो है निर्जीवों से अलग पहचान कर पाते हैं। किंतु यह स्पष्ट कर पाना, यह बताना अत्यंत जटिल है, कठिन है। सजीवों को हम स्पर्श कर सकते हैं, किंतु इसका स्वरूप कैसा है, इसका रूप रंग कैसा है, इसे हम कैसे पहचान सकते। अर्थात कहने का मतलब है स्पर्श तो कर सकते हैं लेकिन इसे देख और छू नहीं सकते। किंतु जीवन एक अमूर्त है,
जीवन क्या है? एक अमूर्त है जिसकी कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा इसे हम छू व देख नहीं सकते। आधुनिक विचारों के अनुसार आधुनिक मॉडर्न आइडियाज आधुनिक विचारों के अनुसार आधुनिक विचारों के अनुसार सजीवों के अंदर कुछ ऐसे निश्चित जैविक क्रियाएं होती हैं और जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन है, गति है, रिस्पिरेशन यानी सांस लेना, गति या प्रचलन कहते हैं यानी मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, जाना, वृद्धि है, ग्रोथ है, पोषण है, न्यूट्रिशन एवं प्रजनन, रिप्रोडक्शन आदि जैविक क्रियाओं के आधार पर इन्हें हम सजीव कहते हैं। और ये क्रियाएं जिन जीवों में संपन्न हो रही हैं उन्हीं जीवों को, उन्हीं वस्तुओं को हम सजीव कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। और जैविक क्रियाओं का एक संगठित रूप ही सजीव कहलाता है। जैविक क्रियाओं का संगठित रूप ही जैव या सजीव कहलाता है, जिसमें जीवन का एक संगठित रूप और परिवर्तित रूप होता है। इसी रूप के पश्चात हम सजीवों को जीवन का एक आधार व मूलभूत संज्ञा देते हैं और इसके फलस्वरूप प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन के अंत तक अपने जैसे नए जीवधारी को इस पृथ्वी पर उत्पन्न करता है। अर्थात जीवों के अंदर, यानी सजीवों के अंदर ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने जैसे नए जीवधारी उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो ये तो था सजीवों को, यानी सजीव क्या है या जीवन क्या है। इसके बाद आता है सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव एवं निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए, संसार में पाए जाने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं और कुछ वस्तुओं में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण व गुण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इन्हें हम सजीव के रूप में पहचान करते हैं। इस आधार पर संसार में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट नंबर है लिविंग थिंग्स, सेकेंड नंबर है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग यानी सजीव वस्तुएं
और क्या है, निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। देखिए, सजीव का मतलब है जैसे आप जंतु, पेड़ पौधे देख रहे हैं, इन सब में कुछ विशेष प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हम इनको सजीवों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे श्वसन है, गति है, वृद्धि है, प्रचलन है, प्रजनन है और पोषण है। ये सब ऐसी जैविक क्रियाएं हैं। इन जैविक क्रियाओं के आधार पर ही हम पहचान करते हैं कि ये वस्तु सजीव है, और जिनमें ये लक्षण उपस्थित नहीं होते, जिनमें ये विशेषताएं नहीं पाई जाती, उन जीवों को हम क्या कहते हैं, निर्जीव। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो पहले सजीव थी, लेकिन उनमें परिवर्तन के पश्चात वे निर्जीव रूप में आ जाती हैं। जैसे पौधे हैं, पौधों की लकड़ियां हैं, जैसे कुर्सी मेज है, पौधे के ही भागों से बने होते हैं। अगर ये देखा जाए तो कुर्सी, मेज या स्पंज, ये सब एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जब ये मृत हो जाते हैं। जब ये इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं संपन्न कर पाते तो उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, डेड होती है, मृत होती है, यानी मृत होती हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जीव। तो निर्जीवों में ये सभी क्रियाएं क्या हैं, संपन्न नहीं हो पा रही हैं। जैसे श्वसन की क्रिया भी नहीं हो रही है, गति है, प्रचलन है, ये भी क्रियाएं, यानी मूविंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ये भी क्रिया नहीं हो रही है। वृद्धि है, उसके अंदर कोई उसके रूप, रंग, आकृति, माप में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी भी बात। प्रजनन है, वो अपने जैसे नई प्रतिलिपियों को तैयार नहीं कर पा रहा है, अपनी जैसी नए लक्षण उत्पन्न करने में असमर्थ है। तो समझ जाइए कि ये क्या है, निर्जीवों की एक विशेषता है। पोषण है, अर्थात वो प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं, पोषण की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने जैसे सतत जातियों का निर्माण करने में, अपनी जैसी प्रतिलिपियों का निर्माण करने में उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन ही ऊर्जा का एक माध्यम है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा के द्वारा ही हर प्रकार की कार्यक्षम क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती है। अगला नंबर है स्टेप, सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑफ लिविंग। देखिए बेटा, सजीवों की जो विशेषताएं हैं, सजीव को हम किस रूप में कैसे पहचानते हैं, हमने पहले ही बताया कि इनमें कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम इन्हें सजीव और निर्जीव से अलग पहचान करते हैं। तो सजीवों की विशिष्ट रूप से अगर देखा जाए तो इनका एक संरचनात्मक, संगठनात्मक और कार्यात्मक
विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं के आधार पर ही हम इन्हें सजीव के रूप में पहचान करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इनकी विशेषताओं में आता है आकृति एवं माप, यानी शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, देखिए सजीवों का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित माप होती है। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो निर्जीवों का ऐसा कोई लक्षण नहीं है, यानी उनमें ना तो निश्चित आकृति है ना उनका आकार है, यानी उनमें ऐसा गुण अनुपस्थित होता है। दूसरी बात है कोश की संरचना। कोशिकी संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब यह है, जैसा कि कोशिका आप जानते हैं, कोशिका की परिभाषा भी पिछली कक्षा में पढ़े हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है और कोशिका के माध्यम से ही हमारे शरीर का शारीरिक संगठन तैयार होता है और इस संगठन के फलस्वरूप ही आकार या उनकी कोश की संरचना से शरीर का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जीवधारी का संगठित शरीर निर्मित होता है और इस आधार पर कुछ ऐसे जीवधारी एक कोश की, कुछ बहुकोश की, अर्थात एक कोश की सरल जीव और वह कोश की क्या होते हैं, जटिल जीवों का निर्माण होता है। तीसरा नंबर है पोषण। तीसरा नंबर है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अभी पहले ही बता चुके हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और इसे पचाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, जो उसकी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती है। और पोषण के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है स्वपोषण। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा होता है परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तैयार करते हैं, उन जीवधारियों को हम उनकी प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं, अर्थात इन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो भोजन की प्राप्त करने की ये प्रक्रिया परपोषण होती है और ऐसे जीवों को परपोषी भी कहा जाता है। चौथी बात है उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। देखिए, इस प्रकार की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो क्रियाएं सम्मिलित है। एक होती है उपचय एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है अपचय जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। उपचय और अपचय यानी ये निर्माण की क्रिया होती है, निर्माणकारी क्रिया, और ये होती है विनाशकारी क्रिया।
विनाशकारी क्रिया, अर्थात इसमें क्या होता है, नए नए टिश्यूज, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण किया जाता है। और दूसरी जो होती है ये क्या होती हैं, विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा की कमी के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है या उन कोशिकाओं का मरम्मत नहीं हो पाता है, उनमें विभाजन की क्षमताएं नहीं होती हैं, जिससे यानी जीवधारी की आकृति और आकार में परिवर्तन देखने को मिले। इस प्रकार से जो है एक अगला स्टेप इसमें है वृद्धि होती है। 5वां नंबर वृद्धि यानी ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब ये है कि जैसे जीवों की आकार में, उनकी संरचना में, आकृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इस स्थिति को कहा जाता है कि जीवधारी में वृद्धि हो रही है। अगला नंबर है श्वसन। 6 नंबर श्वसन, रिस्पिरेशन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है, लोग जैसे कि बताते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, लेकिन इस क्रिया में ऐसा नहीं है, ये ब्रीथिंग होता है। इसे कहते हैं ब्रीथिंग, यानी सांस लेना होता है। सांस लेने में क्या होता है, हम वायुमंडल से, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल की क्रियाएं संपन्न होती हैं। लेकिन श्वसन की बात जो होती है, श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें जो भी हम पोषण के दौरान भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक। श्वसन में 2 प्रकार के श्वसन, एक ऑक्सी होता है और दूसरा अनॉक्सी श्वसन होता है, और इसे रासायनिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है गति एवं प्रचलन। गति एवं प्रचलन यानी मोशन एंड लोकोमोशन। मोशन एंड लोकोमोशन, देखिए मोशन और लोकोमोशन, गति, जीवधारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तो वो प्रक्रिया इसकी क्या है, गति व प्रचलन। जैसे अमीबा में लोकोमोशन होता है, प्रचलन ये इसके शरीर पर कोई विशेष निश्चित अंग नहीं होते हैं और सीडोपोडियास पाए जाते हैं या कूटपाद होते हैं, जिसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान को लुढ़कता हुआ गति करता रहता है। अगला नंबर स्टेप है उत्सर्जन। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब है एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप वो प्रत्येक जीवधारी पोषण के पश्चात तो जो भी शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, वो अवशिष्ट पदार्थ यानी शरीर से बाहर त्याग किए जाते हैं, तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है क्या, उत्सर्जन। इसी प्रकार से और अन्य क्रियाएं हैं, लास्ट में एक बता दे रहे हैं, प्रजनन होता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीवधारी लैंगिक व अलैंगिक किसी भी प्रकार का प्रजनन करके अपने जैसे संतान का जन्म देने में सक्षम होता है, तो ऐसी क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। ठीक बेटा, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे प्रस्तुत किया जाएगा, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसको जो है नोट करते जाएं इसी तरह से,
और ये न्यू सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 30% आपका कोर्स ऑफ हो चुका है। तो इसकी नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स को बराबर जो है अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।